क्लेम किया है कि वैक्सीन खत्म का स्टॉक खत्म होने वाला है। हेल्थ मिनिस्टर बोल रहे हैं कि जल्द ही आपको दिया जाएगा, सूरत थोड़ा है। स्थिति बहुत भयावह है मुंबई में। ये मुंबई की ही नहीं, पूरे देश की ये बात है। जब वैक्सीनेशन स्टार्ट किया गया तो कहा गया था कि सेकेंड डोज 28 दिन के बाद लेना है, और 1 महीना होते होते उसमें नया गाइडलाइन आ गया कि नहीं, अब 8 सप्ताह के बाद भी आप ले सकते हैं। इसका मतलब स्कार्सिटी है। अपने देश के लोगों को हम टीका नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन बाहर के 60 देशों में आप निर्यात कर रहे हैं। तो यह जवाब तो प्रधानमंत्री जी को देना चाहिए कि आप कोरोना का दूसरा स्टर्म इतना कड़ाई से हो गया, पूरे देश में लोग तेजी से संक्रमित हो रहे हैं, लाखों लोग फिर से संक्रमित हो गए, तो टीकाकरण अभियान को तेजी लाने की आवश्यकता है। और इसमें कोई एज मत अब रिस्ट्रिक्शन करिए, जो भी टीका लेना चाहे उसको टीका दीजिए और उसकी जान बचाने की कोशिश होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ वैक्सीनेशन को लेकर कई तरह की शंकाएं लोगों के मन में है, कई तरह की समस्याएं हैं। अब स्कार्सिटी की बात आ रही है, सरकार को इस मामले में गंभीरता से सोचना चाहिए और प्रायोरिटी बेसिस पर टीका को आम जनता के लिए सुलभ करवाना चाहिए। हर्षवर्धन तो बोल रहे हैं कि इस तरह का जो बयान मुंबई के लोगों द्वारा दिया जा रहा है, मेयर और चाहे जो पॉलिटिकल पार्टी है, वो ध्यान भटकाने की कोशिश है कि सरकार वहाँ फेल कर गई कोरोना कंट्रोल करने के लिए। नहीं, ध्यान भटकाने की कोशिश तो अमित शाह जी और प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, जो बड़ी बड़ी रैली कर रहे हैं। अब बाकी लोगों को सुझाव देते हैं कि 2 गज की दूरी रखिए। ये ध्यान कौन भटका रहा है, ये लोगों को पता है। बिहार में क्यों नहीं कोविशील्ड अवेलेबल है? दूसरा डोज लेने के लिए लोगों को आप क्यों अब कह रही हैं कि 4 सप्ताह नहीं, अब आपको 8 सप्ताह तक रुकना पड़ेगा? इसका मतलब स्कार्सिटी है, और अगर स्कार्सिटी नहीं है तो आप उपलब्ध कराइए ना। आखिर इसमें समस्या कहाँ है? ये दायित्व सरकार का है। आपने बोला मुफ्त में हम टीका देंगे, आपने देना आरंभ भी किया, लेकिन दूसरे डोज के लिए इतनी लंबी प्रतीक्षा लोगों को फिर से करना पड़े, जबकि कोरोना का संक्रमण तेजी से फैला है, यह कहीं से व्यवहारिक नहीं है। सच्चाई है कि आपके पास टीका बड़े पैमाने पर उपलब्ध नहीं है, और सरकार का दायित्व है कि उसे उपलब्ध कराएं और इसे आम जनता के लिए सुलभ करें। 9 अप्रैल से 19 अप्रैल तक रायपुर को कंप्लीट कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर कर दिया गया है। कई जगह पर ऐसी परिस्थिति है जहां पर कोरोना संक्रमण तेजी से फैला है, तो मैं समझता हूं इस तरह के कदम एहतियात के तौर पे अन्य इलाकों में भी उठाने की आवश्यकता है। अन्य राज्यों में भी कई जगह नाइट कर्फ्यू है, लेकिन मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि कोरोना रात में ही फैलता है। जब 10 बजे से लेकर 5 बजे रात तक आप कर्फ्यू लगा रहे हैं, ये अव्यवहारिक निर्णय है। आपको 24 घंटे के लिए प्लान करना चाहिए और स्ट्रिक्टली लोगों को रोकना चाहिए, और उन्हें मास्क पहनने के लिए, सतर्कता बरतने के लिए ये कहना चाहिए। इसमें आम जनता को भी आगे बढ़कर सहयोग करना चाहिए। ये स्थिति गंभीर होती जा रही है, और सरकार के भरोसे आप रहेंगे तो आप इसमें बच नहीं सकते। ममता बनर्जी कहती हैं कूच बिहार की रैली में कि बीजेपी लाख बहुत गुंडे लेकर बाहर से आई है बंगाल को कब्जा करने के लिए, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। पहले दिल्ली के बारे में सोचे, तब बंगाल के बारे में सोचे। देखिए, चुनाव है, हर पार्टी के नेता को अपने भावनाओं को व्यक्त करने का अधिकार है। बीजेपी वाले भी बहुत तरह की बात करते हैं, तो ममता जी ने भी कहा, कांग्रेस ने भी कहा, सीपीएम भी कहती है। तो वहाँ त्रिकोणात्मक संघर्ष है। हर पार्टी के नेता अपने अपने ढंग से आम जनता को अपनी बात पहुंचा रहे हैं, और जनता बंगाल की इतनी परिपक्व है कि वो बहुत ही अच्छा निर्णय लेगी और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर रखेगी। अमित शाह ने कहा कि वो कॉन्फिडेंट है कि वो 63 से 68 सीट पहले तीसरे फेज में जीत जाएंगे। वहीं ममता बनर्जी का कहना है कि कांग्रेस और लेफ्ट की मदद से ज्यादा ये लोग 25 सीट जीतेंगे। देखिए, अब ममता बनर्जी क्या कह रही हैं और अमित शाह क्या कह रहे हैं, क्या इन लोगों को पता है कि मतदाता ने ईवीएम में किसका बटन दबाया है? तो जिस कॉन्फिडेंस ये बात कर रहे हैं, ये एक पॉलिटिकल गिमिक है। ऐसा बयान हर चुनाव में, हर राज्य में अमित शाह जी देते रहते हैं। कहीं उनकी बात सही साबित होती है और कहीं उनकी बात गलत साबित हो जाती है। दिल्ली इसका उदाहरण है, बिहार इसका उदाहरण है। कई ऐसे राज्य हैं जहां अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के दावे फेल हुए हैं। मैं समझता हूं बंगाल भी पॉलिटिकली इतना मैच्योर्ड स्टेट है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने की बात तो वहां सोचना भी दुभर है। और जहां तक रही कांग्रेस और सीपीएम की, तो कांग्रेस सीपीएम बंगाल की मुख्य विपक्षी पार्टी है। हमारा गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। हम हिंसा और हिंसक राजनीति
और सांप्रदायिक राजनीति, हम दोनों के खिलाफ हैं। हम बंगाल की आम जनता के हितों की बात कर रहे हैं और हमें भरोसा है बंगाल की जनता कांग्रेस सीपीएम गठबंधन को वोट करेगी। योगी आदित्यनाथ बंगाल जाते हैं, वहाँ बोलते हैं कि टीएमसी की गुंडे को कानून फेस करना पड़ेगा जैसा उत्तर प्रदेश में हुआ। देखिए, उनकी बातों को तो कहना ही बेकार। अब उत्तर प्रदेश में तो अपराध नियंत्रण कर नहीं पाए, उत्तर प्रदेश में तो गुंडों को खुली छूट दे रखी है। अब बंगाल में जाके भाषण दे आते हैं, तो बंगाल में वो क्या करेंगे? कम से कम जहाँ उनका जिम्मेदारी मिला हुआ है उत्तर प्रदेश के शासन का, तो वो वहाँ के मुख्यमंत्री वहाँ अपना प्रायोरिटी वहाँ देना चाहिए। बंगाल में कौन होते हैं रोकने वाले या टोकने वाले, हम ऐसा कर देंगे। सरकार में बीजेपी नहीं आने वाली है, यह भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं को पता है। लेकिन बढ़ चढ़ कर दावे करना, और मैं समझता हूँ जिस तरह से ये दावे कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ईवीएम ही तो कहीं इनका सहारा नहीं है। ईवीएम को तो नहीं कहीं सेट कर रखा है इन लोगों ने। ये कई तरह के सवाल उठते हैं इस तरह के बयानों को देखकर। ये कोई पॉलिटिकल बयान नहीं है जो बयान बीजेपी के नेतागण दे रहे हैं, चाहे अमित शाह जी हों या जोगी हो। राहुल गांधी बोलते हैं कि जो सरकार की कोरोना वैक्सीन पॉलिसी है उसको डिबेट करना एक मतलब रिडिकुलस काम है, फालतू काम है। देखिए, कोरोना वैक्सीन को लेकर डिबेट करना की आवश्यकता क्यों है? यह तो सरकार का दायित्व है कि आप संक्रमण में इस स्तर पर टीकाकरण को लगावें कि हर घर में हर व्यक्ति को टीका मिल जाए। लेकिन अभी भी वो संख्या पर्याप्त नहीं हुआ है। जिन लोगों को फर्स्ट डोज मिला है, दूसरे डोज के लिए लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ रही है। तो राहुल जी ने तो उन्हीं चिंताओं को प्रकट किया है कि कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर सरकार को एज ए कैंपेन चलाना चाहिए कि हमें हर स्तर पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम टीका जल्द से जल्द दे दें। इसके लिए जो प्रयास होने चाहिए वो प्रयास नहीं दिखती है। इस सचिन वाजे ने एक एक्सक्लूसिव लेटर लिखा है एनआईए को, जिसमें कहा कि अनिल देशमुख और अनिल करोड़ उनको बोलते थे कि पैसे की जुगाड़ करो, 100 करोड़ रुपया जुगाड़ कर। अब इस मामले में जांच हो रही है, मैं समझता हूँ जांच की प्रतीक्षा होनी चाहिए। जिन पर आरोप लगा उन्होंने अभी इस्तीफा देकर एक पेशकश किया, एक भाई इस्तीफा दे दिया, जांच में सहयोग कर रहे हैं। मैं समझता हूँ जांच की प्रतीक्षा सबको करनी चाहिए। दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, ऐसा कांग्रेस पार्टी भी चाहती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।